हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस डेटा वेयर हाउस एंड डेटा माइनिंग की यूनिट 4। जिसने भी अभी तक का फर्स्ट 3 यूनिट्स नहीं देखी हैं, प्लीज़ वो देख लीजिए। उसके बाद ये आपको और भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो जिसका पहला टॉपिक है डेटा माइनिंग मेथड्स, एसोसिएशन रूल माइनिंग, माइनिंग फ्रीक्वेंट पैटर्न, मार्केट बास्केट एनालिसिस। Association rule mining is a data mining technique used for discover relationship or association between variables in large data sets. It is widely used in retail and business analytics to identifying patterns in customer behavior. Association rule mining एक तरीके की डेटा टेक्निक होती है, डेटा माइनिंग टेक्निक होती है जो हमें रिलेशनशिप डिस्कवर करने में मदद करती है। और ये बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाता है रिटेल और बिजनेस एनालिटिक्स में, जहाँ पे हम कस्टमर बिहेवियर समझते हैं, उनके पैटर्न समझते हैं। तो इसमें भी माइनिंग फ्रीक्वेंट पैटर्न्स। Frequent patterns are combinations of items that occurs together frequently in data set. डेटा सेट पे जो फ्रीक्वेंटली पैटर्न्स हमें बार बार दिखाई देते हैं, जिनका कॉम्बिनेशंस होता है, उसके बारे में बात करी जा रही है। सपोर्ट, पहला सपोर्ट है, दूसरा हमारा कॉन्फिडेंस है, तीसरा हमारा लिफ्ट है। सपोर्ट हमें ये बताता है कि पैटर्न कितनी बार आता है या आ रहा है। फिर हमारा कॉन्फिडेंस मीजर्स द रिलायबिलिटी ऑफ द रूल। कॉन्फिडेंस बताता है कि रूल कितना रिलायबल है। फिर आता है लिफ्ट, मीजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन आइटम्स। लिफ्ट बताता है कि एसोसिएशन कितना स्ट्रांग है या कितना वीक है। फिर उसके बाद आता है मार्केट बेस्ड बास्केट एनालिसिस। मार्केट बास्केट एनालिसिस इज अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एसोसिएशन रूल माइनिंग यूज टू अंडरस्टैंड कस्टमर परचेज बिहेवियर। यहाँ पे हम कस्टमर का बाइंग बिहेवियर या परचेज बिहेवियर समझने की कोशिश करते हैं। आइटम एसोसिएशन, आइटम एसोसिएशन का ये काम होता है आइडेंटिफाइज प्रोडक्ट दैट आर फ्रिक्वेंटली बॉट टुगेदर, मतलब जो प्रोडक्ट जो बहुत ज़्यादा बिक रहा है उसके बारे में। क्रॉस सेलिंग, सजेस्ट रिलेटेड प्रोडक्ट्स टू कस्टमर। फिर हम लोग बाइंग बिहेवियर समझते हैं जब कस्टमर का, तो हम लोग देखते हैं कि कस्टमर्स को उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखाए जाएं। जैसे आप मान लीजिए एक कंपनी की, आप अमेजॉन की वेबसाइट पे हैं, वहाँ पे आपको पैंट या शर्ट ले रहे हैं, तो पैंट देख रहे हैं, तो जब उस प्रोडक्ट को देख रहे होते हैं तो उसको स्क्रॉल करने के बाद, मान लीजिए यहाँ पे पैंट है, तो उसको स्क्रॉल करने के बाद आपको दिख जाएंगे मल्टीपल नीचे टैब्स, जहाँ पे अलग अलग तरीके की पैंट्स दिखेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ें बताता है। ठीक, पैंट्स देख रहे होंगे तो पैंट्स दिख रही होंगी, शर्ट्स देखेंगे शर्ट्स, वॉच देखेंगे तो वॉचेस दिखेंगी, और कुछ भी अगर देखते तो उससे ही रिलेटेड आपको चीज़ें दिखाई देती हैं। स्टोर लेआउट ऑप्टिमाइजेशन, हेल्प इन प्लेसिंग रिलेटेड प्रोडक्ट टुगेदर। यहाँ पे भी वही सेम चीज़, जैसे हम रिलेटेड प्रोडक्ट देख रहे थे, यहाँ पे मदद करी जाती है कि जो भी रिलेटेड प्रोडक्ट है, कभी कभी आपने ध्यान दिया होगा कि एक अलग सी विंडो बन के आती है। ये मान लीजिए कि हमारा इंटरफेस है, जहाँ पे हमारा मेन प्रोडक्ट है जो हम देख रहे हैं, नीचे और भी सारी टैब्स हैं, बीच में एक प्रोडक्ट बन के आती है जिसमें प्लस बन के आता है कि यहाँ पे शर्ट बनी होगी, यहाँ पे पैंट बनी होगी, यहाँ पे वॉच बनी होगी, यहाँ पे जो भी बनाना चाहें आप, कि जैकेट बना लीजिए या शूज़ बना लीजिए, तो वो भी आपको एक चीज़ दिखाई देती होगी। तो वहाँ पे उन प्रोडक्ट्स को भी इतने, और उसके बाद उनका चारों का रेट होता है, उसमें थोड़ा सा डिस्काउंट लिखा होता है, तो वो चीज़, ये हमारा होता है स्टोर लेआउट ऑप्टिमाइजेशन। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। A priori algorithm and advanced techniques. A priori algorithm is a popular algorithm used for mining frequent item sets and generating association rules. It works on the principle that if an item set is frequent, then all its सबसेट्स मस्ट ऑल्सो बी फ्रिक्वेंट। तो अपारी एल्गोरिथम फ्रिक्वेंट आइटम सेट्स को फाइंड करता है और रूल्स जनरेट करता है। ठीक है, आप मान लीजिए आपका जो बाइंग बिहेवियर है उसके हिसाब से, या सर्च करने के हिसाब से, या विश लिस्ट आप जिस तरीके से तय करते हैं, तो उस तरीके से कैंडिडेट को आइटम्स बना के दिखाए जाते हैं। वर्किंग ऑन ए प्रियोरी जनरेट्स कैंडिडेट आइटम सेट्स, जहाँ पे आइटम सेट्स जनरेट करे जाते हैं कैंडिडेट के हिसाब से बनाए जाते हैं। क्रिएट्स पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ आइटम्स, जो भी हम बीच में बात कर रहे थे ना, जहाँ पे पॉसिबल आइटम्स के हिसाब से बनाया जाता है। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट है, फिर नीचे प्लस प्लस प्लस, वो वाली बात। बेसिकली ऊपर एक चीज़ रह गई थी, वो बताना, फिर बता देता हूँ कि ए प्रियोरी एल्गोरिदम का काम ये होता है कि जब कोई इंसान कोई चीज़ खरीदता है तो उसके साथ भी कोई ना कोई चीज़ कनेक्ट होती है। जैसे आप जूते के साथ मोजे खरीदेंगे, मतलब शूज़ के साथ सॉक्स का पेयर बनता है, ठीक है, शर्ट के साथ पैंट बनेगा, पैंट के साथ शर्ट बनेगा, तो वैसे करके जब पेयरिंग बनती है तो उसी के हिसाब से चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो ये हमारा क्या होता है, ए प्रियोरी एल्गोरिदम। किसी का मतलब जो भी पेयर बनता है, ठीक है, तो जो भी उसकी चीज़ साथ खरीदी जाती है, उसके वही सेम आइटम हम उसमें भी दिखाते हैं। ये हमारा होता है ए प्रियोरी एल्गोरिदम। तो आप समझ में आ गया होगा कि क्या होता है, और उसी तरीके से आइटम सेट्स बनाए जाते हैं, और वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो भी बन सकते हैं, जो भी हमने ऊपर बात करी थी ना, कि यहाँ पे जो हम पैंट देख रहे हैं तो यहाँ पे पैंट भी आएगा, यहाँ पे शर्ट आएगी, यहाँ पे जैकेट आ सकती है, यहाँ पे शूज़ आ सकते हैं, जो भी कॉम्बिनेशन 3-4 का, कोई अलग अलग साइट्स, अलग अलग वेबसाइट्स आपको दिखाती हैं, वो उससे कहते हैं। प्रून इनफ्रीक्वेंट आइटम सेट्स, रिमूव आइटम सेट्स दैट डू नॉट मीट मिनिमम सपोर्ट। वो आइटम्स, अगर यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन जो दिखाए जा रहे हैं उसमें अगर कोई नहीं सपोर्ट कर पा रहा है तो उस आइटम को हटाएंगे। मान लीजिए वहाँ पे हमें जैकेट का कॉम्बिनेशन, नहीं, गर्मी चल रही है तो जैकेट का कॉम्बिनेशन को हम हटाएंगे, कुछ गर्मी के हिसाब से वहाँ पे दिया जाएगा। हो सकता है ओपन रखने के लिए टी शर्ट्स दी जाएँ,
मतलब ओपन शर्ट्स लोग रखते हैं तो टी शर्ट्स भी हो सकती हैं, लॉकेट्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उस हिसाब से जो चीज़ अगर वहाँ पे सूटेबल नहीं बैठती उसको हम हटाते हैं और फिर रिपीट प्रोसेस, फिर उसमें नया आइटम हम ऐड करते हैं। ये हमारा हो जाता है ए प्रायोरी, ऐसे काम करता है। एडवांस टेक्निक्स क्या हैं? एफपी ग्रोथ, फ्रीक्वेंट पैटर्न ग्रोथ, अवॉइड्स कैंडिडेट जनरेशन फास्टर देन ए प्रियोरी। इसमें ये होता है कि ये जनरेशन जो वहाँ पे दिखाई जाती है वो कैंडिडेट के हिसाब से नहीं दिखाई जाती, पर ए प्रियोरी में जनरेशन जो बनती है वो कैंडिडेट के हिसाब से होती है, वो उसके विश लिस्ट पे, उसके सर्च पे, उनके पैटर्न के हिसाब से होती है। बट यहाँ पे हम लोग जो ट्रेंड चल रहा होगा, शर्ट के साथ पैंट चल रही है, पैंट करेंगे, जो भी चीज़ें चल रही होंगी वो दिखाएंगे। बट हम लोग जब ए प्रियोरी में रहते हैं तो जिस तरीके के कस्टमर्स के सर्च करने का बाइंग बिहेवियर होता है वो सारी देखने के बाद हम लोग चीज़ें उसको दिखाते हैं, अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग चीज़ें। बट जब हम एफपी ग्रोथ में आते हैं तो यहाँ पे हो सकता है कि लगभग से सारे कस्टमर को सेम ही चीज़ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हमारा आता है ECLAT, इक्विवेलेंस क्लास क्लस्टरिंग एंड बॉटम अप लैटिस ट्रेवर्सल एल्गोरिदम, यूजेस वर्टिकल डेटा फॉर्मेट इफिशिएंट फॉर लार्ज। जो बड़े डेटा सेट के लिए हम बनाते हैं, लार्ज डेटा सेट के लिए बनाते हैं, उसके लिए हम ECLAT का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। Constraint based and correlation mining. Constraint based mining focus on discovering pattern that satisfies user defined constraints. इसमें ये होता है कि कॉन्स्टेंट बेस्ड डेटा माइनिंग में हम लोग यूज़र के हिसाब से यूज़र की कंडीशन लगाते हैं जिस पे रेलेवेंट पैटर्न निकाले जाते हैं और उस तरीके से हमको रिजल्ट दिखाए जाते हैं। इट रिड्यूसेस अननेसेसरी रिजल्ट्स एंड इम्प्रूव एफिशिएंसी। और यहाँ पे अननेसेसरी रिजल्ट्स नहीं चलते हैं, हमारे यूज़र के हिसाब से चीज़ें चलती हैं और एफिशिएंसी क्या होती है? इंप्रूव होती है। तो यूज़र कॉन्स्टेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? फिल्टर पैटर्न्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन, उसको कंडीशन दी जाती है उस हिसाब से हम लोग फिल्टर करते हैं पैटर्न्स को। इफिशिएंसी, रिड्यूस सर्च स्पेस, यहाँ पे सर्च स्पेस को क्या करा जाता है? कम करा जाता है। कोरिलेशन माइनिंग आइडेंटिफाइज रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड मेजर्स देयर स्ट्रेंथ। तो कोरिलेशन माइनिंग आइडेंटिफाई करती है रिलेशंस वेरिएबल्स के बीच में और स्ट्रेंथ को मेजर करती है। पॉजिटिव कोरिलेशन, वेरिएबल्स मूव इन सेम डायरेक्शन, जब वेरिएबल्स एक ही दिशा में चलते हैं उसको हम कहते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव, कि मान लीजिए दो वेरिएबल्स हैं या जितने भी ज़्यादा वेरिएबल्स हैं अपोजिट डायरेक्शन में, दो हैं तो मान लीजिए एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, और भी ज़्यादा है, हो सकता है कि इधर जा रहा हो एक इधर जा रहा हो एक इधर जा रहा हो एक इधर जा रहा हो, मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते हैं तो अलग अलग डायरेक्शन में जा सकते हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन बोलेंगे। फिर आता है कोरिलेशन कॉफिशिएंट, मेजर स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, जो भी रिलेशनशिप बन रहा है उसको हम लोग उसकी स्ट्रेंथ को मेजरमेंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। क्लासिफिकेशन एंड प्रिडिक्शन, उसके अंदर भी डिसीजन ट्रीज और बेसियन क्लासीफायर्स। क्लासीफायर्स एंड प्रिडिक्शन आर सुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक्स यूज टू एनालाइज डेटा एंड मेक डिसीजन। ये दोनों टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम लोग डेटा को एनालाइज करते हैं और उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है? असाइनिंग डेटा इनटू प्री डिफाइंड कैटेगरीज, हम लोग डेटा को कैटेगरीज में डिफाइन कर लेते हैं और इससे हमें मदद मिलती है डिसीजन लेने में। प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट कंटिन्यूअस वैल्यूज, जो भी होगा हमें जो हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। फिर हमारा आता है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री आर ट्री लाइक स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन। तो डिसीजन ट्री में ऐसा होता है कि मान लीजिए आपके सामने कोई पेड़ है, उसमें उसकी खूब सारी डालें हैं और डाल्स के अलग अलग मतलब निकलेंगे, ठीक, और कहीं ना कहीं उसकी रूट्स होंगी। तो बहुत सारी चीज़ें होने के बाद तो रूट, इसको कहेंगे हम रूट नोड, ठीक है। साथ में इंटरनल जो यहाँ पे रहेंगे, इंटरनल वाली, फिर हम लोग डिसीजन लेते हैं पॉइंट्स के हिसाब से, तो वो हमारी चीज़ें हो जाती हैं लीफ नोड्स। तो यहाँ पे डाल्स होती हैं और मतलब ये इंटरनल वाली तो ये भी होती हैं, तो इसके हिसाब से हम लोग डिसीजन ले पाते हैं। तो पहला हमारा इसमें होगा रूट नोड, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्री, ये वाला पार्ट, ठीक, यहाँ से ट्री शुरू होता है। ये तो बेसिक सी चीज़ है। इंटरनल नोड्स, डिसीजन पॉइंट्स बेस्ड ऑन आर्टिब्यूट्स, जो उसके अंदर की बातें हैं, और आर्टिब्यूट्स ये वाले, ठीक। लीफ नोड्स, फाइनल आउटपुट, जो चीज़ अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसका कोई ना कोई आउटपुट निकल के आएगा, उसे हम लीफ कहते हैं और लीफ नोड के नाम से जाना जाता है। फिर उसके हिसाब से हम लोग डिसीजन लेते हैं या जो भी उसका रिजल्ट आया उसको चेक करते हैं। तो ये हो गया हमारा फाइनल आउटपुट और क्लास लेबल। फिर हमारा आता है बेसियन क्लासीफायर। Bayesian classifiers are based on Bayes theorem and are used for probabilistic classifications. इसमें ये किसके बेस्ड होता है? बाइस थ्योरम की होता है। इसमें प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चीज़ें करी जाती हैं। तो इसमें होता क्या क्या है? पहला हमारा होगा नाइव बाइस, अज्यूम्स इंडिपेंडेंस बिटवीन फीचर्स, और सेकंड हमारा होता है प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन, प्रेडिक्ट क्लास बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। तो नाइव वाले में क्या होता है कि नाइव फीचर में हम लोग जो भी चीज़ें होती हैं उसको इंडिपेंडेंट मान लिया जाता है, और हमारे दूसरे वाले में प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करा जाता है। आई होप समझ गए होंगे कि बेसियन क्लासिफायर्स क्या होता है। ये बाइस के ही नाम से निकल के आया है, और बाइस थ्योरम ही जो हमारी प्रोबेबिलिटी में होती थी, आपने मैथ पढ़ी होगी 10 तक का या 12 तक का, जहाँ तक का भी, और आगे भी पढ़ी होगी, तो बेसिकली आपने 10-12 में कहीं ना कहीं बाइस के नाम सुना होगा, बाइस थ्योरम के बारे में सुना होगा, तो उसी के बेस पे ये चीज़ होती है। आगे बढ़ते हैं।
Classification and prediction, SVM, rule based classifiers. Classification techniques assign data into predefined classes based on input feature. Input feature के हिसाब से उनको डिवाइड कर दिया जाता है. Two important methods, SVM and rule based classifiers. तो पहले हम पढ़ेंगे SVM. SVM का मतलब होता है support vector machine. SVM is a powerful supervised learning algorithm used for classification and regression. It is finds optimal boundary that separates data into classes. जहाँ पे SVM एक बाउंड्री बनाता है जो डेटा सेट को अलग करती है, जिसे हम हाइपर प्लेन के नाम से भी जानते हैं. हाइपर प्लेन डिसीजन बाउंड्री दैट सेपरेट क्लासेस. जहाँ पे बताया ना कि एक बाउंड्री बनाते हैं जहाँ पे डेटा को सेपरेट करा जाता है, अलग करा जाता है. सपोर्ट्स वेक्टर, डेटा पॉइंट्स क्लोजेस्ट टू द हाइपरलाइन, क्रिटिकल फॉर डिफाइनिंग द बाउंड्री. सपोर्ट वेक्टर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे जो हाइपरलाइन के बहुत पास से जाते हैं, ठीक, और क्रिटिकल होते हैं क्योंकि ये बाउंड्री के कितने बहुत मतलब पास से जा रहे हैं, एकदम उसको टच भी नहीं कर रहे हैं बट एकदम पास हैं. फिर मार्जिन आता है, डिस्टेंस बिटवीन हाइपर प्लेन एंड नियरेस्ट पॉइंट डेटा. जो हमारा सपोर्ट वेक्टर्स हो सकता है वो एक नियरेस्ट पॉइंट हो सकता है, पर एक हाइपर लाइन जो निकलेगी वहाँ से, जिसको मतलब डिवाइड करने के लिए, अलग करने के लिए, एक जो दो टुकड़े में हम हाइपर लाइन को अलग कर रहे हैं, उसके लिए जो एक सबसे पास पॉइंट निकलेगा या उसके बीच डिस्टेंस फाइंड करी जाएगी, उसे हम कहेंगे मार्जिन. ठीक है. लार्जर मार्जिन बेटर क्लासिफिकेशन. जितना ज़्यादा लार्ज होगा उतना ज़्यादा क्लासिफिकेशन बेटर निकल के आएगा. फिर आता है कार्नल ट्रिक, ट्रांसफॉर्म डेटा इनटू हायर डायमेंशंस. डेटा को हम लोग हायर डायमेंशंस में चेंज करते हैं. हेल्प्स इन हैंडलिंग नॉन लीनियर डेटा. इसमें क्या होता है कि हमारा जो जितना बड़ा मतलब मार्जिन निकल के आता है उतना अच्छा हमारा क्लासिफिकेशन बेटर होता है, और फिर हम उसी को डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं हायर डायमेंशंस में, और फिर ये हमें मदद करता है कि जो नॉन लीनियर डेटा है उसको हैंडल करने में. आगे बढ़ते हैं. इसी के बाद रूल बेस्ड क्लासीफायर्स. रूल बेस्ड क्लासीफायर्स यूज अ सेट ऑफ इफ देन रूल्स टू क्लासीफाई डेटा. इफ कंडीशंस में ये होता है कि डिफाइन क्राइटेरिया कि एज इतने से ज़्यादा हो सकती है, इतने से कम हो सकती है. इफ और देन रूल होता है ये, ठीक. देन रूल में क्या होगा, मतलब देन रिजल्ट्स होता है. जो भी हमारे क्लास लेवल्स होते हैं उन्हें असाइन करा जाता है. रूल सेट कलेक्शन ऑफ मल्टीपल रूल्स. बहुत सारे रूल्स का कलेक्शन होता है. एडवांटेज क्या होता है, इजी टू अंडरस्टैंड, ट्रांसपेरेंट डिसीजन मेकिंग. समझने में आसानी होती है और डिसीजन मेकिंग में ट्रांसपेरेंसी होती है. रूल दोनों को एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या होता है. एसवीएम में एक बाउंड्री बनाते हैं जहां डेटा को अलग करा जाता है और वो सपोर्ट करता है वेक्टर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं. साथ ही साथ मार्जिन जितना बड़ा होगा उतनी अच्छी क्लासिफिकेशंस होंगी उसमें. और जब हम रूल बेस्ड में आते हैं, इसमें एफ और देन रूल के हिसाब से बेसिस पर डिसीजन लिया जाता है. या तो ये हो सकता है या तो ये होगा, ठीक. इसके हिसाब से हम लोग अपना डिसीजन लेते हैं और ये डिसीजन मेकिंग ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है और समझने में आसान होता है. इफ मतलब जहाँ पे हम कंडीशंस को क्राइटेरिया को डिफाइन करते हैं, मतलब कंडीशन जो भी हैं उसके क्राइटेरिया को डिफाइन करते हैं, और देन मतलब रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम लोग क्लास लेबल करते हैं. मान लीजिए आपको कोई डाटा बनाना है, ठीक, और आपको बता दिया गया कि ये चीज़ हो सकती है, तो आप इसमें टिक मारेंगे. ये चीज़ नहीं हो सकती तो उसको हटा देंगे. मान लीजिए यहाँ इफ़ रखते हैं, यहाँ देन रखते हैं, ठीक. वैसे ही कर करके, और इसमें भी मल्टीपल चीज़ें करी जाती है. देन में फिर रखा जाएगा कि कितने परसेंट है होने के, कितने परसेंट नहीं होने के, ऐसे करके. बट अभी आप इतना डीपली नहीं जाते हैं, ऊपर ही रखते हैं. तो मान लीजिए कोई 25 साल के ऊपर है तो ये यस टिक मारेंगे, नहीं है तो नीचे मारेंगे. तो किसी भी चीज़ के लिए यहाँ पे डेटा को हम लोग फिर उसके हिसाब से जितने हमारे एफ मिल जाएंगे हम उसको डेटा अलग बना लेंगे, और जो हमारे देन मिल जाएंगे उसका डेटा सेट हम अलग बना लेंगे. फिर ये समझने में आसानी होती है कि ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं हैं, और ये हमारी डिसीजन मेकिंग को ट्रांसपेरेंसी मेंटेन बना के रखती है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. थोड़ा टेक्निकल है, समझने में आपको हो सकता है, अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, पर मेरी जितनी कोशिश है मैं उतनी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. फिर आता है रिग्रेशन, प्रेडिक्शन, एक्यूरेसी एंड एवोल्यूशन. रिग्रेशन इज यूज्ड फॉर प्रिडिक्ट कंटिन्यूअस वैल्यूज व्हाइल एवोल्यूशन मेजर्स हाउ वेल अ मॉडल परफॉर्म. रिग्रेशन प्रिडिक्ट करता है, फोरकास्ट करता है जो भी कंटिन्यूअस वैल्यूज चल रही है उसको लेके, और एवोल्यूशन नापता है जो हमारा मॉडल है क्या वो जो स्टैंडर्ड्स हैं या जिस तरीके का रिजल्ट हमें आना चाहिए, आउटकम डिजायर आउटकम आने चाहिए, उसके हिसाब से क्या वो परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है. रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन होता है, उसमें मल्टीपल रिग्रेशन होता है. दो तरीके के रिग्रेशन होते हैं, हमारा एक लीनियर होगा, एक मल्टीपल होगा. जिसमें हम लीनियर में रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच की बात करते हैं. मल्टीपल में जहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं उनकी इनपुट्स की बात करते हैं, ठीक है. यहाँ पे दो ही तरीके के होंगे, या तो डिपेंड होगा या तो इंडिपेंडेंट होगा. पर मल्टीपल रिग्रेशन में बहुत सारे वेरिएबल्स, ठीक है, यूज मल्टीपल इनपुट वेरिएबल्स, बहुत सारे वेरिएबल्स के बीच जब बात करी जाती है तो हमारा मल्टीपल रिग्रेशन आ जाता है. फिर इसका पर्पस क्या होता है, प्रिडिक्ट वैल्यूज लाइक सेल्स, डिमांड, प्रॉफिट. तो ये जो वैल्यूज मिलती है हमें कि कितनी सेल हुई, कितनी इस चीज़ की मार्केट में डिमांड है, इससे कितना प्रॉफिट हुआ, ये वैल्यूज को प्रिडिक्ट करने में मदद करता है.
प्रिडिक्शन एक्यूरेसी क्या होती है? प्रिडिक्शन एक्यूरेसी मेजर्स हाउ करेक्ट द मॉडल प्रिडिक्शंस आर। क्योंकि ये मॉडल्स टेक्निक्स हैं एक तरीके से कि ये कस्टमर ये प्रोडक्ट खरीद सकता है, ये इतना प्रोडक्ट बिक सकता है, ठीक है। तो हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना, हमें पता थोड़ी ना एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो सकती है। तो प्रिडिक्ट कितनी एक्यूरेसी हमारी प्रिडिक्शन में रही, उस चीज़ को हम लोग प्रिडिक्शन एक्यूरेसी कहते हैं, ठीक है। कि जो भी हमने प्रिडिक्ट करा था उसने मॉडल ने उस तरीके से, जिस भी मॉडल से हमने चेक करा कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है, प्रिडिक्ट करा, डिसीजन लिया कि हाँ फ्यूचर में एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि इतना इतना होगा, तो वो हम लोग चेक करते हैं कि हमारा मॉडल जो था वो कितना ज़्यादा सही निकला, उसे मेजर करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो एक्यूरेसी मतलब पता चलता है परसेंटेज ऑफ करेक्ट प्रिडिक्शंस, मतलब कि कितना ज़्यादा हमारा प्रिडिक्शन सही रहा। प्रीसीजन, करेक्ट पॉजिटिव प्रिडिक्शन आउट ऑफ टोटल प्रिडिक्टेड पॉजिटिव्स। हम लोग चेक करते हैं कि जो हमने प्रिडिक्ट करा था पॉजिटिव वाले में कि कितने ज़्यादा प्रिडिक्शन सही निकली। रिकॉल, करेक्ट पॉजिटिव प्रिडिक्शंस आउट ऑफ एक्चुअल पॉजिटिव्स। फिर हम उसमें चेक करते हैं कि कितने करेक्ट एक्चुअल में निकले जितने हमने पॉजिटिव के लिए प्रिडिक्ट करे थे। फिर F1 स्कोर, बैलेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड रिकॉल। हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि प्रिसीजन और रिकॉल के बीच में कितना बैलेंस है, कितनी एक्यूरेसी मिली एक तरीके से हमें। फिर आता है एवोल्यूशन मेथड्स, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, टेबल शोइंग एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड वैल्यू। जो भी हमने प्रेडिक्ट करा था उसको हम एक तरफ लिखेंगे, एक सेकेंड, जो भी प्रेडिक्ट करा था उसको हम एक तरफ लिखेंगे कि हमने प्रेडिक्ट करा था कि 10 सेल होगी, एक्चुअल में 8 हुई। दूसरी चीज़ की रखी थी हमने 100 रखी थी तो वो 110 हो गई। तो जितनी भी चीज़ें होंगी उसको हम एक तरफ रखेंगे जहाँ पे हम टेबल बनाएंगे और चेक करेंगे कि कितना हुआ, और दूसरी तरफ कि कितने हमने प्रेडिक्टेड सोच रखा था। क्रॉस वैलिडेशन, स्प्लिटिंग डेटा इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग सेट्स, जहाँ पे हम लोग अपने डेटा को यूज़ करेंगे ट्रेनिंग और टेस्टिंग सेट्स के लिए। एरर मैट्रिक्स, मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन स्क्वायर्ड एरर। सिंपल वर्ड्स में समझते हैं कि मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन स्क्वायर्ड एरर क्या होता है। इसमें ये होता है कि ये दोनों रिग्रेशन के एक मॉडल होते हैं जहाँ पे हम एक्यूरेसी चेक करते हैं, ठीक है। और ये दोनों हमारे क्या हैं, तरीके, दोनों बताते हैं कि आपकी प्रिडिक्शन असली वैल्यू से कितनी दूर है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर में हम लोग क्या निकालते हैं कि सारे एरर जो भी हों प्लस करो, वो फिर नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, सबको क्या करना है, पॉजिटिव मानो और सबको प्लस करो और टोटल से डिवाइड कर दो, तो ये हमारा मीन निकल आता है। जो हम मीन निकालते हैं वही हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर होता है। इसका सिंपल लॉजिक ये होता है कि ये सीधा सीधा हिसाब है कि हमारा जो भी मीन एब्सोल्यूट एरर है 5 है, मतलब ऑन एवरेज आपकी प्रिडिक्शन 5 यूनिट गलत निकली। जो भी हम निकालेंगे इसके हिसाब से हमने जो डेटा एक बनाया था ना प्रिडिक्टेड और एब्सोल्यूट वाला, जहाँ पे हम एक्चुअल वैल्यूज़ को रख रहे थे और साथ ही साथ हम अपने प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ को रख रहे थे, तो उसके हिसाब से हमने जितनी भी 10 चीज़ों का निकाला या और भी टेबल बड़ी बन सकती है, तो उसके हिसाब से हम उसका मीन निकालेंगे। फिर हमें पता चलेगा कि हम कितने सही थे कितने गलत थे। और फिर मीन स्क्वायर्ड वैल्यू हमें बताता है कि इसको निकालने का तरीका ये होता है कि पहले एरर निकालो, उसके बाद स्क्वायर करो, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा होगा कि जो भी हमारा एरर आया, मान लो हमारा एरर 2 का आया तो हम इसको स्क्वायर करेंगे तो हमें 4 निकल के आएगा। फिर सबको प्लस करो, फिर उसका एवरेज निकालो, मतलब 2, फिर से 2 निकला, फिर अगर 4 निकला, ठीक है, तो ये भी 4 हो गया, ये 16 हो गया। तो इन सबको प्लस करो, फिर जो इनका नंबर होगा कि यहाँ पे 3 है तो इनको सबके बीच प्लस और इसको डिवाइडेड बाई 3। तो इसके बाद हमें क्या निकल के आएगा, मीन स्क्वायर्ड वैल्यू निकल के आएगी। इसका लॉजिक क्या होता है, स्क्वायर करने से बड़े एरर्स और भी बड़े हो जाते हैं। और ये यूज़ कहाँ करा जाता है, जब आप चाहते हो कि मॉडल बड़ी गलतियों को बिल्कुल ना करे, तो MSE मतलब मीन स्क्वायर्ड एरर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि बड़ी गलती ना करे, ठीक है। बड़ी गलती करेगा तो हम फिर पेनाल्टी दे सकते हैं या सजा दे सकते हैं, इसलिए ये मेथड्स का इस्तेमाल करा जाता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, ensembles मेथड्स एंड बिजनेस यूजेस केसेस। ensembles मेथड कंबाइन मल्टीपल मॉडल्स टू इंप्रूव प्रिडिक्शन परफॉर्मेंस एंड एक्यूरेसी। बहुत सारे मॉडल्स को या टेक्निक्स को मिला दिया जाता है, उसके बाद हमारी प्रिडिक्शन इंप्रूव हो जाती है और एक्यूरेसी हमारी इंप्रूव हो जाती है। फिर आता है बूटस्ट्रैप एग्रीगेटिंग, मल्टीपल मॉडल्स ट्रेंड ऑन डिफरेंट सैंपल्स। अलग अलग सैंपल्स पे अलग अलग मॉडल्स को रन कराया जाता है। रिजल्ट्स आर एवरेज, रिजल्ट्स क्या आते हैं, एवरेज निकल के आते हैं। बूस्टिंग, फोकस ऑन करेक्टिंग प्रीवियस एरर्स, इससे क्या होता है जो प्रीवियस एरर्स निकल के आ रहे हैं उनको सही करने पे ध्यान दिया जाता है। रैंडम फॉरेस्ट, कलेक्शन ऑफ डिसीजन ट्रीज, रिड्यूस ओवरफिटिंग, जो भी हमने डिसीजन ट्रीज जो हमें मदद करता है डिसीजन लेने में, जहाँ पे नोट्स होती हैं, मल्टीपल नोट्स होती हैं, जो कि हमारे रूट नोट्स और लीफ नोट्स की मदद से हम लोग मतलब कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं उसको फिर ऊपर लेके जाते हैं। ऊपर जाने के बाद पेड़ बनता है, पेड़ में डालें निकलती हैं, लीव्स निकलती हैं, सारी चीज़ें मिलाने के बाद उसके हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं। तो कलेक्शन, मल्टीपल कलेक्शन निकल के आते हैं डिसीजन ट्रीज के, और ये सारे ओवरफिटिंग को कम करते हैं।
फिर हमारा आता है बिजनेस यूज केसेस क्या होते हैं इनके, फ्रॉड डिटेक्शन, आइडेंटिफाइंग अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस, ये हमें ये पैटर्न फाइंड करने में मदद करता है कि जो अनयूजुअल्स या लगता है कि संदिग्ध है, तो वो सारी चीज़ों को, ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। कस्टमर सेगमेंटेशन, ग्रुपिंग कस्टमर बेस्ड ऑन बिहेवियर, होते हैं ना मल्टीपल तरीके के कस्टमर सेगमेंटेशन होते हैं, एज भी हो सकता है, प्लेस हो सकता है, और बैकग्राउंड हो सकता है, उनके खरीदने के बिहेवियर हो सकते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग ग्रुपिंग कर देते हैं उनकी। डिमांड फोरकास्टिंग, प्रेडिक्टिंग फ्यूचर डिमांड, अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बिक रही है या फ्यूचर में अब बिक सकती है, तो हम लोग उसके हिसाब से उसका प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें पता, हमने प्रेडिक्ट करा है कि फ्यूचर में ये चीज़ ज़्यादा बिकेगी या ज़्यादा होगा इसके साथ, तो उसी के हिसाब से हम लोग चेक करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर डिमांड इसकी इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, मतलब फोरकास्ट करना एक तरीके से। रिस्क एनालिसिस, एवल्यूटिंग बिजनेस रिस्क, तो यहाँ पे जो भी बिजनेस के रिस्क होंगे उनको हम लोग एवल्यूट करेंगे और एलिमिनेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्लस्टरिंग और उसका इंट्रोडक्शन। क्लस्टरिंग इज अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक्स यूज्ड टू ग्रुप सिमिलर डेटा पॉइंट्स विदाउट प्री डिफाइंड लेबल्स। क्लस्टरिंग एक टेक्निक होती है, लर्निंग टेक्निक होती है, जहाँ पे हम लोग ग्रुप्स को सिमिलर डेटा पॉइंट्स देते हैं, बट उनको लेबल नहीं देते हैं कि ये मान लीजिए इस ग्रुप एज का है या उस ग्रुप एज का है, ऐसे हम लोग डिफाइन नहीं करते हैं, ठीक है, पर हम लोग उसको उसमें डिवाइड कर देते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, बट उनका नाम नहीं दिया जाता है, उनके लेबल्स डिफाइन नहीं करे जाते कि ये क्या किस चीज़ के लिए करा जा रहा है। मतलब बेसिक मेरा कहने का पॉइंट ये है कि मान लीजिए एक आपके पास डेटा है, ठीक है, और डेटा में हमारे पास एज है, ठीक है, जेंडर है, और साथ ही साथ बाइंग बिहेवियर है, तो वो सारी चीज़ें होने के बाद तो हम उसमें क्या करते हैं, हमने उनको बांट तो दिया है इसमें, बट हम लोग उसको लेबल नहीं करते हैं कि ये किस चीज़ के लिए है, ठीक है, किस चीज़ से आ रहा है, तो उसको हम लोग पहले से लेबल नहीं करते हैं, बाद में लेबल करते हैं, जिसमें हम लोग अलग चीज़ें भी कर सकते हैं कि मान लीजिए मेल्स जो हैं वो हमारे 15 से 20 साल वालों के लिए ये चीज़ खरीदी जा रही है। अगर हम सिर्फ ये बोलेंगे 15 से 20 साल के एज ग्रुप वाली चीज़ें, तो उसमें फीमेल्स भी आ जाएंगी, ठीक है। अब हम इसको बाद में डिफाइन कर सकते हैं, बट पहले डिफाइन करके नहीं रखेंगे कि हम सिर्फ एज की बात कर रहे हैं या जेंडर की बात कर रहे हैं या बाइंग बिहेवियर की बात कर रहे हैं, ठीक। तो प्री डिफाइन नहीं रखते हैं, बाद में करते हैं, जिसमें हम लोग पहले ही बाद में डिफाइन कर सकते हैं कि मेल्स के लिए ये इतने से इतने बात हो रही थी, फीमेल्स के लिए इतने से उतने से बात होगी, या मेल्स के बाइंग बिहेवियर से इतने बात करेंगे, उसमें भी आगे लगा सकते हैं कि इतने से इतने एज ग्रुप वाले ऐसी ऐसी चीज़ें खरीदते हैं। तो इसमें होता क्या, पर्पस क्या होता है इसका, डिस्कवर हिडन पैटर्न, जो भी डिस्कवर पैटर्न्स मतलब हिडन पैटर्न होंगे उसको हम डिस्कवर कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। सेगमेंट डेटा, रिड्यूस कॉम्प्लिसिटी, अब मान लीजिए अगर हम सिर्फ इतनी सी बात बोले कि 15 से 20 वाले जो हैं उनको शूज़ बहुत पसंद है, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन पैदा होगा, उसमें हमें पता ही नहीं है कि मेल है कि फीमेल है, ठीक है, और कौन से तरीके के शूज़ हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये बताएं कि मेल्स जो हैं 15 से 20 उनको बहुत ज़्यादा शूज़ पसंद है, तो क्या होगा, धीरे धीरे कॉम्प्लिसिटी कम होती जाएगी। फिर आगे हम बता सकते हैं कि उनके एडिडास के शूज़ हैं बहुत पसंद आते हैं, तो और जो कॉम्प्लिसिटी है वो और कम होती चली जा रही है। तो एडिडास के शूज़ जो मेल्स में 15 से 20 साल के बच्चे जो हैं उनको बहुत पसंद है, तो क्या इससे हुआ, सेगमेंट हम लोग को पता चल गया, और इसीलिए हम लोग उसको प्री डिफाइंड लेवल नहीं रखते। नो प्री डिफाइंड क्लासेस, सेम चीज़ वही, ग्रुप आर फॉर्म ऑटोमेटिकली। जब ये सारी चीज़ें हम लोग फाइंड कर लेते हैं तो ग्रुप हमारा खुद ही बन गया कि मेल्स हैं 15 से 20 जिनको एडिडास के जूते पसंद है। सिमिलैरिटी बेस्ड ग्रुपिंग, डेटा पॉइंट्स विद सिमिलर फीचर्स आर ग्रुप टुगेदर। अब हमने 15 से 20 वालों को या मेल्स वालों को क्या करा, एक जगह अलग ग्रुप बना लिया, ठीक है। यही फिर इसीलिए हम लोग प्री डिफाइन नहीं करते हैं, इसको बाद में डिफाइन करा जाता है। एप्लीकेशंस कौन कौन से इस्तेमाल करे जाते हैं, कस्टमर सेगमेंटेशन जो कि अभी हम बात कर रहे थे, सेम वही। इमेज प्रोसेसिंग करी जाती है। पैटर्न रिकग्नाइजेशन, पैटर्न ढूंढा जाता है, डिस्कवर करा जाता है, सेम जो ऊपर हम पढ़ते आ रहे हैं वही सेम चीज़। आगे बढ़ते हैं, क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स, के मीन्स हाइरार्किकल, डेंसिटी बेस्ड, ग्रिड बेस्ड। Clustering algorithm are used to group similar data points into cluster based on similarity or distance measure. Clustering algorithm divide कर देता है similar group के हिसाब से। Different algorithm follows different approaches to form cluster. जो डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं वो डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं और उनके अलग अलग फॉर्म्स के क्लस्टर्स बनते हैं। तो जो हमारे डिफरेंट क्लस्टर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। के मीन्स क्लस्टरिंग, K means is a partition based clustering algorithm that divides data into K numbers of clusters. ये numbers के हिसाब से divide कर देता है। सेंट्रॉइड बेस्ड अप्रोच, ईच क्लस्टर हैज़ अ सेंटर पॉइंट, यहाँ पे जितने भी डिवाइड करे जाते हैं तो उनका कोई सेंटर पॉइंट होता है। वर्किंग प्रोसेस, इनिशियलाइज के सेंट्रॉइड्स, मतलब नंबर्स के हिसाब से जब हम सेंटर पॉइंट देते हैं तो उस हिसाब से हम इनिशियलाइज करते हैं। असाइनिंग डेटा पॉइंट्स टू नियरेस्ट सेंट्रॉइड, जो भी सबसे ज़्यादा पास होगा उसको हम लोग असाइन करते हैं डेटा पॉइंट्स। फिर आता है हमारा अपडेट सेंट्रॉइड्स, फिर उसी तरीके से हम अपडेट करते हैं, फिर हम रिपीट करते हैं अंटिल जब तक हम जो चीज़ ढूंढ रहे हैं उसे मिल नहीं जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इसकी, सिंपल और फास्ट होता है। वर्क्स वेल विद न्यूमेरिकल डेटा, डेटा जो न्यूमेरिकल होता है उसमें, क्योंकि के का वहाँ पे पॉइंट ही ये था, हमारा जो के था
आपको पता होगा जो के है हमारा वो नंबर्स के लिए कोई भी नंबर हो सकता है, तो मैथ में जैसे हम लोग हर चीज़ को एज्यूम एक्स करते हैं, तो यहाँ पे के नाम से उसको रखा गया। तो जो भी चीज़ होंगी न्यूमेरिकल डेटा में ये ज़्यादा मदद करता है, मतलब न्यूमेरिकल डेटा में मदद इन द सेंस कि काम अच्छे से करता है। फिर आता है हाइरार्किकल क्लस्टरिंग। हाइरार्किकल क्लस्टरिंग क्रिएट्स अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर ऑफ क्लस्टर्स। ट्री लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं इसमें। इसके टाइप्स क्या हो सकते हैं? एग्लोमेरेटिव, बॉटम अप, स्टार्ट विद इंडिविजुअल पॉइंट्स एंड मर्ज। किसी भी एक इंडिविजुअल पॉइंट से शुरू होता है फिर मर्ज होना स्टार्ट हो जाता है। डिवाइसिव, टॉप डाउन, स्टार्ट विद वन क्लस्टर, वो हमारा जो पॉइंट होता है वो उससे क्लस्टर बनता है, ये कोई एक क्लस्टर से डिवाइड होना शुरू हो जाता है, अलग होना शुरू हो जाता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नो नीड ऑफ प्री डिफाइंड नंबर्स ऑफ क्लस्टर्स, इसमें हमें नंबर्स बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर के वाले में हमें नंबर्स की जरूरत पड़ती थी। सुटेबल फॉर स्मॉलर डेटा सेट्स, ये स्मॉलर डेटा सेट्स के लिए सुटेबल है। डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग, डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग फॉर्म्स क्लस्टर बेस्ड ऑन डेंस रीजन्स ऑफ डेटा पॉइंट्स। जहाँ पे डेंस रीजन होता है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा घनत्व होता है, उन डेटा पॉइंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा माना जाता है ये। इसके कोर पॉइंट्स क्या हैं? कोर पॉइंट्स, पॉइंट्स विद हाई डेंसिटी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा घनत्व हो, हाई डेंसिटी हो, वहाँ पे मदद करता है। नॉइज पॉइंट्स, आउटलायर्स और स्पार्स डेटा, ये आउटलायर्स या अलग थलग पॉइंट्स होते हैं। और उसके बाद एग्जाम्पल एल्गोरिदम है डीबी स्कैन, ये एक पॉपुलर डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कैन डिटेक्ट क्लस्टर्स ऑफ आर्बिट्री शेप्स। आर्बिट्री शेप्स उनको कहते हैं जो आड़े टेढ़े अमीबा की तरह होते हैं, उनको कहते हैं। ऐसे करके हमारे बहुत सारे जब क्लस्टर्स बनते हैं, फिर उसमें बहुत सारा डेटा होता है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। हैंडल नॉइज इफेक्टिवली, नॉइज को अच्छी तरीके से हैंडल करते हैं, मतलब अनवांटेड या एक्स्ट्रा डेटा पॉइंट्स को इजीली आइडेंटिफाई कर लिया जाता है इसमें। फिर हमारा आता है ग्रिड बेस्ड क्लस्टरिंग। Grid based clustering divides the data space into a grid of cells and perform clustering on these cells. Grid based clustering में हम लोग डेटा को क्या करते हैं? ग्रिड्स के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। ग्रिड्स आपको पता होंगी, जो पुरानी वाली हम लोग फर्स्ट से फिफ्थ तक का मैथ्स पढ़ते हैं ना, उसमें जो मैथ वाली कॉपी होती है वैसे उसे हम कहते हैं ग्रिड। ग्रिड स्ट्रक्चर जो भी बताया सेम यही चीज़। डेटा स्पेस इज डिवाइडेड इनटू फाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स हम बना लेते हैं, जो कि आप मैथ की जो भी कॉपीज आती हैं जो 1 से 5th वाले बच्चों के लिए, उसमें आप देखने को समझ सकते हैं। फिर हम ग्रिड्स के हिसाब से बना लेते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं, कुछ जो भी एक फाइनाइट नंबर ऑफ सेल्स होंगे उसके हिसाब से। प्रोसेसिंग, क्लस्टरिंग इज डन ऑन ग्रिड सेल्स इंस्टेंट ऑफ इंडिविजुअल पॉइंट्स। यहाँ पे हम लोग जो भी हमारे ग्रिड सेल्स हैं उसके हिसाब से हम लोग क्लस्टरिंग करते हैं, ना कि इंडिविजुअल पॉइंट्स के हिसाब से। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? फास्ट प्रोसेसिंग है, क्योंकि यहाँ पे आपको सामने ग्रिड्स दिख रहे हैं, आप 1 बाई 1 करते जाएंगे। सुटेबल फॉर लार्ज डेटा सेट, और सुटेबल होता है, ईजी पड़ता है लार्ज डेटा सेट्स के लिए। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्लस्टरिंग, हाई डायमेंशनल डेटा आउटलायर डिटेक्शन। क्लस्टरिंग बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन डीलिंग विद हाई डायमेंशनल डेटा एंड डिटेक्टिंग आउटलायर्स। क्लस्टरिंग कठिन हो जाती है जब हमारे सामने हाई डायमेंशनल का डेटा आ जाता है या डिटेक्टिंग करनी होती है आउटलायर्स को, तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, थोड़ा टफ पड़ता है। तो हाई डायमेंशनल डेटा क्या होते हैं? हाई डायमेंशनल डेटा कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स मेकिंग क्लस्टरिंग डिफिकल्ट। उसमें क्या होते हैं? नंबर, मतलब एक मान लो आपके सामने क्यूब है, ठीक है, और इसमें मल्टीपल सेल्स हैं और ऊपर भी तो मल्टीपल सेल्स हैं। यहाँ पे मान लो नाम है, यहाँ पे किसी की एज है, किसी की यहाँ पे बाइंग बिहेवियर है, और दूसरी तरफ चले जाओ जेंडर है, इसके पीछे वाला जो एरिया है वहाँ पे भी कुछ है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जब आ जाती हैं तो ये सारी चीज़ें क्या कर देती है? कॉम्प्लेक्स बन जाती हैं, कठिन बन जाती हैं, समझ में थोड़ा कम आता है नॉर्मल के मुकाबले, ठीक। फिर कर्व्स ऑफ डायमेंशनैलिटी, डिस्टेंस मेजर्स बिकम लेस मीनिंगफुल। जिस तरीके के यहाँ पे डिस्टेंस होते हैं वो उनका कोई मतलब नहीं निकल के आता है, मतलब निकल के भी आता है तो बहुत लेस मीनिंगफुल हो जाते हैं। इंक्रीज कॉम्प्लिसिटी, जो यहाँ पे डेटा यहाँ पे उसके पीछे नीचे भी, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिसिटी बढ़ जाती है। फिर सॉल्यूशन क्या है इसका? डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। हमें क्या करना पड़ेगा? मान लो पहले हम सिर्फ इस पे काम करेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरे वाले पे, फिर तीसरे वाले पे, जो इसके पीछे वो इसके, फिर उसके पीछे उसके, तो एक एक करके करेंगे। तो अगर हम उसको धीरे धीरे एक एक पॉइंट, मतलब एक एक फेस लेके करते हैं, तभी हम इसको कर सकते हैं। और फीचर सिलेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि पहले हम इस वाली लाइन पे ही काम कर रहे हैं, या इस वाली लाइन पे ही काम कर रहे हैं, या इसकी जो भी एक जो दूसरी तरफ पीछे आगे उस पर काम कर रहे हैं। फिर ये जो बाकी रह जाएंगे, इनको बाद में करेंगे, फिर इनके हिसाब से इसमें पहले फिर करेंगे, फिर इसमें करेंगे, जो उसके पीछे बन रहा होगा उस पर करेंगे, जो नीचे उधर, और जो भी एक जो लाइन बन रही है फीचर सिलेक्शन के लिए, उसके बाद ऐसे 1 बाई 1 करेंगे। इससे क्या होगा कि हम लोग इसकी कॉम्प्लिसिटी जो है वो कम कर सकते हैं, समझ में अच्छा आ सकता है, और जो भी डेटा हम लोग को निकालना है, इन्फॉर्मेशन बनानी है, वो बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आउटलायर डिटेक्शन, आउटलायर्स आर डेटा पॉइंट दैट सिग्निफिकेंटली डिफर्स फ्रॉम अदर्स। इसका ये मतलब होता है, ये वो पॉइंट्स होते हैं जो बाकी डेटा से अलग होते हैं, उसे हम कहते हैं आउटलायर डिटेक्शन।
टाइप्स ऑफ आउटलायर्स, ग्लोबल आउटलायर्स, फर फ्रॉम ऑल डेटा। जो भी हमारे पास डेटा होगा उससे अलग ही, मतलब पूरे ही डेटा से कहीं ना कहीं एक हमारे पास ऐसा अलग डेटा होगा जिससे कोई कनेक्शन नहीं मिल पा रहा होगा। लोकल आउटलायर्स, डिफरेंट विद इन अ क्लस्टर। क्लस्टर जो अभी हमने बनाए थे ना, ऐसे ऐसे तो कुछ ना कुछ सेम पॉइंट्स मिलते जाते हैं, तो उस हिसाब से वहाँ पे जो क्लस्टर्स बन के आएंगे, कोई और क्लस्टर्स होगा जिसका इससे लिंक नहीं हो रहा होगा बट इससे हो रहा होगा, क्या पता दोनों से ना हो रहा हो। तो ये हमारे क्या होते हैं, लोकल आउटलायर्स। डिटेक्शन मेथड्स, डिस्टेंस बेस्ड मेथड्स। हमारे यहाँ पे डिस्टेंस बेस्ड मेथड होता है, देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा गैप किस में है, ठीक। और जैसे हमने मीन वाला और मोड वाला निकाला था वैसे ही करके। डेंसिटी बेस्ड मेथड, यहाँ पे डेंसिटी देखी जाती है, कितना घनत्व है उसके अंदर, कितना डेटा हमारा जो है कॉम्प्लेक्स है या कम है, ज़्यादा है, उस हिसाब से। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्प्स इन फ्रॉड डिटेक्शन। ये फ्रॉड डिटेक्शन में मदद करता है, इंप्रूव करता है मॉडल की एक्यूरेसी को। और आगे बढ़ते हैं इसी के बाद, Application in segmentation, targeting and fraud detection. Data mining techniques are widely used in real world business application to improve decision making. Data mining का इस्तेमाल करा ही जाता है जिससे आप अपनी डिसीजन मेकिंग अच्छी कर सकें। जो हम लोग पैटर्न ढूंढते हैं वो डेटा माइनिंग की मदद से ही ढूंढते हैं। सेगमेंटेशन, डिवाइडिंग कस्टमर्स इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन बिहेवियर के हिसाब से हम लोग डिवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को। जैसे हमने बात करी थी कि एज भी है हमारे पास, उसका जेंडर भी है, उसकी बिहेवियर भी पता है कि उसको किस तरीके की चीज़ें खरीदना पसंद है, तो हम लोग यहाँ पे उसी हिसाब से हम अपने डेटा के जो भी हमारा कस्टमर है उसके हम डेटा के हिसाब से ग्रुप कर देते हैं। टारगेटिंग, आइडेंटिफाइंग स्पेसिफिक कस्टमर फॉर मार्केटिंग। हम लोग स्पेसिफिक कस्टमर जो होते हैं उनको अलग अलग तरीके से मार्केटिंग करते हैं। जैसे जोमेटो में आपने देखा होगा जो नोटिफिकेशन भेजते हैं, जरूरी नहीं है वो सबको सेम जाती हो, ठीक है। वो टारगेट करते हैं जो उनके रोज खरीदने वाले हों, वीकली खरीदने वाले हों, या बहुत टाइम से ना खरीद रहे हो, तो उस तरीके से मार्केटिंग करी जाती है। देखा होगा कि लिख के आता होगा आपने बहुत दिन से कुछ ऑर्डर नहीं करा है तो अब ऑर्डर कर लीजिए। और जो डेली करते हैं अगर वो एक दिन मिस करते हैं तो उनको फिर नोटिफिकेशन भेजता है कि आपने कल नहीं करा था। जिस तरीके की भी वो लालच देते हैं, मार्केटिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें। फ्रॉड डिटेक्शन, डिटेक्टिंग अनयूजुअल और सस्पिशियस एक्टिविटी। फ्रॉड मतलब कि कोई भी साइबर थ्रेट्स हो सकते हैं तो वो ना होने चाहिए, तो कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी होगी या सस्पिशियस एक्टिविटी होगी उसको पटकता नहीं, सॉरी। पर्सनलाइजेशन, प्रोवाइडिंग कस्टमाइज्ड रिकमेंडेशन। ऐप खोलते हैं तो आपकी जिस तरीके की विश लिस्ट होती है उसी तरीके से आपका होम पेज आता है, यूआई इंटरफेस आता है, ठीक है। तो यूजर इंटरफेस आता है तो वो इसी तरीके से आता है क्योंकि आपको कस्टमाइज रिकमेंडेशन दिखाई जाती है, ठीक है। कोई जो इंसान होगा जिसको एडिडास में इंटरेस्ट होगा उसको एडिडास की ज़्यादा चीज़ें दिखाई देंगी, कोई जो होगा ज़ारा की ज़्यादा चीज़ें दिखाई देती होंगी। जिस भी कंपनी में आप ज़्यादा चीज़ें देख रहे हैं या जिस तरीके की चीज़ें देख रहे हैं, आप शूज़ बहुत देखते हैं तो शूज़ दिख रहे हैं, आप पैंट देखते हैं तो पैंट दिख रहे हैं, ठीक है। तो आप जो भी चीज़ें देखते हैं उसी तरीके से आपकी फीड बनती जाती है। रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क। और यहाँ पे जो भी पोटेंशियल रिस्क होते हैं उन्हें हम ढूंढते हैं और एलिमिनेट करते हैं। इसी के साथ ये यूनिट हो चुकी है खत्म। काफ़ी टेक्निकल थी थोड़ी बहुत, अगर आपको कहीं पे डाउट लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, उसके ऊपर हम लोग फिर से वीडियो बनाएंगे, बात करेंगे और भी अच्छी तरीके से और भी डिटेल तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल पे नए थे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट मिलता है मुझे इससे।